जूनियर इंस्ट्रक्टर के पेपर में राजस्थान भूगोल के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। ये मित्रों लेटेस्ट ही पेपर है जो 24 दिसंबर 2019 को आयोजित हुआ था, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित करवाया था। तो चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह है। वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मृदा मिलती है? ऑप्शन है जलोढ़, काली, रेतीली, लाल, पीली। ये अधीनस्थ बोर्ड का नवीनतम पेपर है, दिसंबर 2019 में ही कंडक्ट हुआ है। और लेवल पेपर का जो लेवल है वो इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत ही इजी है लेवल। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक रेतीली मृदा मिलती है और ये रेतीली मृदा राजस्थान के पश्चिमी जो भाग है, जैसलमेर, बीकानेर, इसके अलावा जोधपुर का वेस्टर्न पार्ट, इन जिलों में, बाड़मेर, इन जिलों में ये जो मरुस्थली या रेतीली मृदा पाई जाती है। और इन मृदाओं को अगर साइंटिफिक नाम इसका दिया जाए तो इसे एंटीसोल्स कहा जाता है। ठीक है, एंटीसोल्स इस मृदा को कहते हैं, तो रेतीली मृदा को ही एंटीसोल्स कहा जाता है। ठीक है, बाकी जलोढ़ मृदा आप सभी को पता है कि नदियों के जल द्वारा बहाकर जो लाई गई मिट्टी है उसे ही जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और ये जलोढ़ मृदा विशेष तौर पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के भाग में पाई जाती है। ठीक है, और काली मृदा हाड़ौती के पठार में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले में। और लाल पीली मृदा है ये भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहे तो जो जलोढ़ मृदा है इसे साइंटिफिक नाम में देखा जाए तो वैज्ञानिक भाषा में इसे अल्फीसोल्स मृदा कहा जाता है। इसे कच्छारी मिट्टी भी कहते हैं जलोढ़ मृदा को। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इस मृदा में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। और वैज्ञानिक भाषा में इसे वर्टिसोल्स कहा जाता है। और लाल पीली मृदा है, इसे वैज्ञानिक भाषा में इंसेप्टिसोल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? यह भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, करौली, अलवर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, इन जिलों में खस घास है वो सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। खस एक सुगंधित घास होती है और इसका ज्यादातर जो यूज है वो इत्र बनाने में भी होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाए कि इत्र बनाने में किस घास का यूज किया जाता है तो इस खस घास का भी यूज किया जाता है। बाकी जो ग्रीष्म काल में कूलरों में भी इसी घास को यूज में लिया जाता है ताकि जो कमरे का माहौल है वो सभी सुगंधित रहे, तो इसका यूज कूलरों में भी किया जाता है। ठीक है, मकान में सुगंध के लिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं। इस क्वेश्चन में मित्रों आई थिंक आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़कर इस क्वेश्चन का आप उत्तर देवें। ऑप्शन है वालरा, चिमाता, शुष्क कृषि या दजिया। इसका करेक्ट आंसर होगा चिमाता, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पर क्या नाम आया है? पहाड़ी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा जंगलों को जलाकर जो खेती की जाती है उसे मित्रों वालरा नहीं चिमाता कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी नाम आया है। इसकी जगह आपको पूछा जाए कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है, तो पहाड़ी के स्थान पर अगर मैदानी शब्द आए तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दजिया। अगर सीधे तौर पर आपको पूछा जाए कि आदिवासियों द्वारा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में जंगलों को जलाकर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वालरा। ठीक है ना, ये जो चिमाता और दजिया है ये वालरा के ही दो रूप हैं। ठीक है, ऐसी खेती जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है उसे चिमाता, मैदानी भाग में की जाती है उसे दजिया कहते हैं। ये दोनों वालरा के ही रूप हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी।
अगला क्वेश्चन है मित्रों, लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। लूणकरणसर लिफ्ट नहर को कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। और इंदिरा गांधी पर मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कितनी लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है। और 7 लिफ्ट नहरों में सबसे बड़ी जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर, ठीक है। और इंदिरा गांधी का जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका जो प्रोजेक्ट तैयार किया है वो भी कंवर सेन ने ही किया है, ठीक है। वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, राज शर्मा लिख रहे हैं। आप वीडियो की जो क्वालिटी है उसे थोड़ा 200 360 पी या 480 पी पर करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ऊपर क्लिक करना है तो 3 डॉट दिखेगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट के बाद में क्वालिटी का ऑप्शन आएगा और क्वालिटी के ऑप्शन में आपको 360 या 480 चूज करना है तो आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी जो लिफ्ट नहर है ये कंवर सेन ही है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी पर मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 7 तो लिफ्ट नहरें हैं, 9 इसकी शाखाएं हैं, 1 इसकी उप शाखा है और इसकी जो लंबाई है वो कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? तो NH 15 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीटेड है। और ये सेशन मित्रों आपको पसंद आ रहा है तो एक बार आप लाइक कर देवे और अपने मित्र साथियों के साथ भी इसको एक बार शेयर कर देवे ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक है जुड़ पाए। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 15 है ये जयपुर से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी मैप के जरिए अच्छे से समझा चुका हूं कि ये पठानकोट जो पंजाब में है वहां से लगाकर गुजरात के कांडला पोर्ट के पास में सामख्याली नामक स्थान है, वहां तक ये कनेक्टिविटी है वो करता है। और राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो 875 किलोमीटर है। राजस्थान के श्री गंगानगर से ये सबसे पहले प्रवेश करता है, उसके बाद में हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर के सांचौर होता हुआ ये गुजरात में प्रवेश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बीकानेर भी करेक्ट है, जैसलमेर और बाड़मेर इन तीनों में तो ये जाता है लेकिन जयपुर में ये प्रवेश नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या हैं। ऑप्शन है राजस्थान की फिल्म अभिनेत्रियां। तो ऐसी फिल्म अभिनेत्रियों के बारे में तो आपने शायद ही सुना होगा। बाड़मेर के तेल क्षेत्र, जैसलमेर के तेल क्षेत्र या जैसलमेर के गांव। तो मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या ये बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के नाम है, ना कि किसी फिल्म एक्ट्रेस का, ठीक है। मैं आपके कल के ही सेशन में एक पेपर का हमने डिस्कस किया तो उसमें पूछा गया था एक तेल क्षेत्र के बारे में, तो वही इसी प्रकार का क्वेश्चन है, वो रिपीटेड है। और राजस्थान में सबसे पहले तेल का जो खोजा गया कुआं है वो सादे वाला था, ठीक है ना, सादे वाला जो कि जैसलमेर में है। लेकिन राजस्थान का सबसे पहले राष्ट्र को समर्पित एक्टिव जो तेल का कुआं है वो बाड़मेर में खोजा गया था और उसका नाम है मंगला, ठीक है। और केयर एनर्जी के द्वारा बाड़मेर रीजन में तेल का दोहन कार्य है वो किया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी ये सभी बाड़मेर के तेल क्षेत्र हैं। बाड़मेर सांचौर का जो रीजन है ये तेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और विश्व का यहाँ पर सबसे कम गहराई पर उत्तम किस्म का है वो तेल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है सुमेलित नहीं है? ये जो बांध और परियोजनाएं दी हुई हैं और इनसे संबंधित जिले दिए हुए हैं, भीमसागर झालावाड़, जवाई बांध पाली, पार्वती बांध भीलवाड़ा, जाखम बांध प्रतापगढ़। पार्वती बांध जो भीलवाड़ा में स्थित नहीं है, ये बांध किस जिले में स्थित है? तो ये बांध है
धौलपुर जिले में स्थित, ठीक है। धौलपुर में स्थित है पार्वती बांध। भीम सागर बांध झालावाड़ में है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। भीम सागर, इसके अलावा चोली और छापी जो सिंचाई परियोजना है, ये लघु सिंचाई परियोजना भी इसी झालावाड़ में है। जवाई बांध ये पाली जिले में स्थित है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। पार्वती बांध धौलपुर में, और जाखम बांध जो प्रतापगढ़ में है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में हैं, वे कौन से हैं? ऑप्शन है श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़, अलवर व झुंझुनू, अलवर व भरतपुर, भरतपुर व सीकर। तो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? इसमें मित्रों ए करेक्ट आंसर होगा हमारा श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपको पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, तो ये अलवर, झुंझुनू और सीकर का जो रीजन है, ये राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र वाला जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये क्वेश्चन पहले भी 1-2 बार रिपीट हो चुका है। RSRTC की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई और सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो ये रोड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट 1915 के तहत 1 अक्टूबर 1964 में की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अगला क्वेश्चन, पचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह है बेराइट्स, चूना पत्थर, नमक या फ्लोराइट। तो ये नमक का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है पचपदरा, जो कि बाड़मेर में है, ठीक है। और यहाँ पर एक तेल शोधन की रिफाइनरी भी लगाई गई है पचपदरा बाड़मेर में। और यहाँ पर जो नमक का कार्य है वो मोरली झाड़ी के द्वारा, खारवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि पचपदरा में नमक उत्पादन का कार्य है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो ये खारवाल जाति करती है और इसमें मोरली झाड़ी का यूज किया जाता है, ठीक है। और इस नमक की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये बहुत ही उत्तम किस्म का नमक है। इस नमक में 98% सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, ठीक है, 98%। नेक्स्ट, वह जिला युग में जहां सागवान के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है उदयपुर डूंगरपुर, जोधपुर जालोर, बाड़मेर सीकर, सिरोही पाली। तो सागवान के वन राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं? मित्रों, इसमें उदयपुर और डूंगरपुर है, यहाँ पर सागवान यानी कि टीक वन पाए जाते हैं, ठीक है। आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डायरेक्टली सागवान ने देकर राजस्थान के किस क्षेत्र में टीक के वन पाए जाते हैं, तो आप कहीं कंफ्यूज ना होए। सागवान और टीक एक ही चीज है और ये राजस्थान के दक्षिणी भाग उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। और बांस के वन भी सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में यानी कि दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान के कुल वनों का सबसे कम जो प्रतिशत है वो सागवान के अंतर्गत ही है। राजस्थान के टोटल वनों का लगभग 1% भाग ही सागवान वनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, कोटा, बूंदी। सोम कागदर सिंचाई परियोजना ये किस जिले में स्थित है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना है यह सोम नदी पर उदयपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा सोम नदी पर एक और परियोजना है जिसका नाम है सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है, ठीक है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर में। और सोम माही जाखम ये नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है कहां पर? सोम कमला अंबा कहां पर त्रिवेणी संगम बनाती है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, ठीक है, नवा टापरा नामक स्थान पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, और बाकी अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पर बूंदी में एक परियोजना है जिसका नाम है गरदड़ा, ठीक है, ये याद रखें। इसके अलावा चाकन सिंचाई परियोजना भी बूंदी में है, एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इनसे भी। और निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर या उदयपुर? राजस्थान का बरखोयांश किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। इसका करेक्ट आंसर होगा एक, माउंट आबू। हाँ, सावन भादो बिल्कुल करेक्ट है। सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा जिले में स्थित है। आपने बहुत ही सही आंसर बताया मोहनलाल यादव। राजस्थान का बरखोयांश मित्रों माउंट आबू को कहा जाता है, और ये माउंट आबू सिरोही में स्थित राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू ही है जो सिरोही जिले में स्थित है, और यहाँ पर ही राजस्थान की जो पर्वत चोटी है अरावली, और अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर जिसे गुरु शिखर कहा जाता है, ये भी यहाँ पर माउंट आबू सिरोही में ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? उदयपुर, माउंट आबू, भरतपुर, जयपुर? तो पानी के पक्षियों के लिए भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पर रूस से, साइबेरिया से शीतकाल में क्रेन आते हैं, साइबेरियन सारस आते हैं, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फेमस है। और भरतपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पर केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, हेवन ऑफ द बर्ड्स। भरतपुर केवलादेव घना पक्षी विहार, और एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली भी यहीं पर है, केवलादेव घना पक्षी विहार में, ठीक है। और केवलादेव राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ, ठीक है। तो ये बातें आपको मोटे तौर पर ध्यान में रखनी है। बाकी आप पीडीएफ के बारे में पूछ रहे थे, तो मित्रों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2015 से लगाकर 2020 तक के सभी पेपर्स, जिसकी अगर आप पीडीएफ विथ आंसर की के साथ में डाउनलोड करना चाहे तो ये सभी पेपरों की पीडीएफ आपको 3 सेक्शन में प्राप्त हो जाएगी। एक सेक्शन के अंतर्गत 2018-19 के राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के कंप्लीट लगभग 25 से 30 पेपर है वो इंक्लूड किए गए हैं। दूसरे खंड में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के 2020 से अब तक के सारे पेपर्स इंक्लूड है विथ ऑफिशियल आंसर के साथ में, लेकिन इसमें 2018-19 के पेपर्स नहीं है, क्योंकि इसके लिए सेपरेटली वीडियो भी अवेलेबल है और इसकी पीडीएफ भी अलग से बनाई हुई है। बाकी राजस्थान भूगोल के भी 2015 से 20 तक के क्वेश्चन की आपको सेपरेटली पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये सभी पीडीएफ 3 सेक्शन में बंटी हुई है, और 3 सेक्शन से अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो 2015 से आज तक के सारे पेपर आपको विथ आंसर की के साथ में मिल जाएंगे, और इसकी लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। झामरा कोटड़ा प्रसिद्ध है। झामरा कोटड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? डोलोमाइट के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, जिप्सम के लिए या फेल्सपार के लिए? तो झामरा कोटड़ा रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, रॉक फास्फेट। जिप्सम और रॉक फास्फेट का यूज है वो मिट्टी की क्षारीयता और लवणीयता को दूर करने के लिए किया जाता है, और झामरा कोटड़ा रॉक फास्फेट की एक प्रसिद्ध खान है, ठीक है। और जिप्सम के लिए जामसर, बिसरासर ये प्रमुख खान है जिप्सम उत्पादन के लिए, जो बीकानेर में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाँ, ये रॉक फास्फेट की झामरा कोटड़ा जो खान है ये उदयपुर जिले में स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है?
अलवर, भरतपुर, कोटा और जयपुर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही है। ठीक है। भारतीय रेलवे को कुल 17 जोनों में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है। और उसमें 5 जोन हैं जिसका कार्य क्षेत्र राजस्थान में भी आता है, और उसमें उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है उसका हेडक्वार्टर राजस्थान के राजधानी जयपुर जिले में है। ये आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान में रेलवे की शुरुआत सबसे पहले अप्रैल 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य की गई थी। और एक महत्वपूर्ण और फैक्ट, बूंदी के किशनलाल जी सोनी जो बूंदी के हैं, इसे रेल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? लूणकरणसर, डीडवाना, फलोदी और आना सागर। खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? 3 खारे पानी की है और 1 नहीं है। ये जो आना सागर है, बिल्कुल आप करेक्ट बता रहे हैं। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है, और अर्णोराज ने इसका जो निर्माण है वो करवाया था। ठीक है, ये मीठे पानी की झील है। बाकी लूणकरणसर जो बीकानेर में, डीडवाना नागौर में और फलोदी जोधपुर में, ये तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और यहीं पर जाखम बांध भी बना हुआ है जो 81 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना प्रतापगढ़। और बांसवाड़ा में कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, डूंगरपुर में सोम कमला अंबा। ठीक है, और सोम कागदर उदयपुर अभी हमने पढ़ा, और टोंक में बीसलपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष में की गई? 2007, 2010, 2012 या 2015? 19वीं पशुगणना, तो इसमें मित्रों करेक्ट जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी है, 2012। और वर्तमान में यानी कि राजस्व मंडल अजमेर आज तक प्रत्येक 5 वर्ष में पशुगणना का कार्य है वो निष्पादित करता आया है। लेकिन अगर 19वीं जो पशुगणना है वो 2012 में हुई है, तो इसके साथ में अगर 5 साल को ऐड कर दिया जाए तो 20वीं जो पशुधन गणना है वो 2017 में होनी चाहिए थी। लेकिन 20वीं पशुधन गणना में 2 साल का डिले हो गया और ये पशुधन गणना 2019 में हुई थी। ठीक है, आपको पूछे कि 20वीं पशुगणना किस वर्ष की गई, तो 20वीं पशुगणना 2019 और 19वीं पशुगणना 2012 में की गई थी। ये ध्यान में रखना है। और मित्रों, ये जो 2 साल का डिले हुआ है इसका मेन कारण यही था कि ये जो पशुगणना है ये डिजिटल रूप से की गई थी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस पशुगणना का कार्य है वो निष्पादित किया गया। और राजस्थान में वर्तमान में पशुधन गणना का जो कार्य है वो राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में पशुधन गणना का कार्य है वो किया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी पशुधन गणना से रिलेटेड हम एक सेपरेटली वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करवा चुके हैं और सारी की सारी डिटेल बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? हाँ, डिजिटल है, बिल्कुल। 2019 की 20वीं पशुधन गणना राजस्थान और पूरे भारत की पहली डिजिटल पशुधन गणना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, परमाणु और सौरिक। तो सोलर एनर्जी सोर्स हैं, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, क्योंकि सौर ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा से कभी भी पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन है करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोयला, परमाणु, पेट्रोल, ये सभी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले ऊर्जा के संसाधन है। ठीक है, और ये जो सौर्य ऊर्जा है
ये किसके अंतर्गत आता है? जो पवन ऊर्जा है, सौरिक ऊर्जा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का रूप है। ठीक है, और ये जो ऊर्जा के संसाधन हैं ये परंपरागत हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन आपको पूछा जाए, कोयला, परमाणु, पेट्रोलियम, ये सभी परंपरागत हैं, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? ये मित्रों मृदा से संबंधित एक ही पेपर में दूसरा क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा या मरुस्थलीय मृदा। तो मैंने आपको इसी पेपर के शुरुआत में भी बताया कि पश्चिमी राजस्थान में जो रेतीली मृदा मिलती है और उसी रेतीली मृदा को मरुस्थलीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और साइंटिफिक भाषा में अगर इसे देखा जाए तो एंटीसोल्स और एरिडीसोल्स के नाम से जाना जाता है इसी मरुस्थलीय मृदा को। ठीक है, लाल मृदा है, लाल या काली मृदा, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। लाल पीली मृदा राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही इन जिलों में पाई जाती है, और काली मृदा राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? ऑप्शन है लूणी, जाखम, चंबल या खारी। बारहमासी का मतलब होता है वर्ष भर चलने वाली नदी। ठीक है, और बारहमासी नदी राजस्थान की कौन सी है? चंबल नदी है, ये राजस्थान की बारहमासी यानी वर्ष पर्यंत चलने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, इसका उद्गम है ये मध्य प्रदेश में होता है। इसे चम्रणवती और राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ से के 84 गढ़ के आसपास में राजस्थान में सबसे पहले ये प्रवेश करती है। इसके बाद में ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से होती हुई मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में, हाँ मध्य प्रदेश में जाकर यमुना के साथ में विलीन हो जाती है। और राजस्थान की चंबल ही एकमात्र ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ भूमि, बेडलैंड टोपोग्राफी का जो रीजन है वो चंबल क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, और मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बिल्कुल आपने करेक्ट बताया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है इस चंबल नदी के विषय में। नेक्स्ट, जैसलमेर के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा है? सॉरी, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है? और मित्रों आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो पास में बेल का आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको प्रत्येक लाइव सेशन की अपडेट है वो समय पर मिलती रहेगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और हनुमानगढ़। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं। एक तो श्रीगंगानगर है जो राजस्थान का उत्तरी जिला, जो पंजाब और पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाती है, और एक जिला है बाड़मेर जो गुजरात और पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है वो बनाता है। ठीक है मित्रों, और राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा है वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान कौन सा भौतिक प्रदेश कहलाता है? ऑप्शन है अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली पहाड़ियां, हाड़ौती पठार और पूर्वी मैदान। तो इसका जो अरावली पहाड़ियां है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अरावली पहाड़ी को राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है, क्योंकि इसी अरावली पहाड़ी की वजह से राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से बहुत ही बेनिफिट मिला है, और इसी के माध्यम से राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो नदियां हैं उसका उद्गम भी अरावली की पहाड़ियों से होता है। इसके अलावा राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो धात्विक खनिज है वो धात्विक खनिज भी अरावली पहाड़ियों पर ही मिलता है। ठीक है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध प्रदेश हैं, और यहाँ पर इसके अलावा राजस्थान के जो दक्षिण
पश्चिमी भाग से मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है दक्षिण पूर्वी या उत्तर पूर्वी भाग की ओर, तो ये मरुस्थलीकरण के विस्तार को उत्तर पूर्व की ओर होने से अरावली रोकने का कार्य कर रहा है। और अरावली का एक हम कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव राजस्थान की जलवायु पर यह पड़ रहा है कि राजस्थान का दक्षिण पश्चिम का भाग है वो इसके बीच में आने से वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। इसकी वजह से राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग में बारिश कम होती है। बाकी अरावली से बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, और अरावली की जो लंबाई है वो भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में जो 1055 किलोमीटर लंबी है। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी तारागढ़ 873 मीटर और दक्षिण अरावली या संपूर्ण अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है और वलित पर्वतमाला है संरचना की दृष्टि से। बाकी वर्तमान में ये अवशिष्ट रूप में विद्यमान है। ये फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हो चुके हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला और इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी और उनके उद्गम स्थानों को सुमेलित करना है। ऑप्शन है बनास, खमनोर की पहाड़ियां, बिल्कुल करेक्ट है। राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। बाणगंगा, बेराट, ये भी बिल्कुल करेक्ट हैं। जयपुर के बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी उद्गित होती है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से, ये भी करेक्ट हैं। और काकनी तारागढ़ पहाड़ियां, तो ये करेक्ट नहीं है। काकनी नदी जिसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है और इसका जो उद्गम है वो जैसलमेर के कोटड़ी पहाड़ी से होता है। ठीक है, जैसलमेर के कोटड़ी गांव से काकनी नदी का है वो उद्गम होता है और ये बुझ झील का निर्माण करती है। ठीक है, काकनी नदी किस झील का निर्माण करती है? बुझ झील का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बुझ झील कहाँ है? जैसलमेर जिले में।